नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे कोरोना और बचाव। कोरोना की जो तीसरी लहर संभावित है, जो नया वेरिएंट आ गया है, उसको लेकर के कई तरह की आशंकाएं हैं, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क और सजग है। कई सारे उपाय कर रही है ताकि कोरोना का प्रसार न हो सके। इसके साथ ही आयुर्वेद की ओर से आयुर्वेद में क्या खान पान रखा जाए, कैसे इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं। आप हैं डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा। डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा महानिदेशक हैं स्वास्थ्य विभाग में, और दूसरे मेरे साथी हैं और प्रोफेसर सुनील जोशी, जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आप सबका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद उत्तराखंड में भी राज्य सरकार ने नए सिरे से निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार ने एसओपी जारी की है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक प्रदेश में हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर चेकपोस्ट, पर्यटक स्थलों और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कोविड की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी स्वास्थ्य कर्मियों एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स की कोविड जांच की जाएगी। सभी डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चरल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और अन्य शिक्षण संस्थानों में 18 वर्ष से ऊपर के छात्र छात्राओं की रैंडम जांच की जाएगी। वहीं किसी को भी संक्रमित पाए जाने पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। नेपाल सीमा से आने वालों को कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों बाद एंट्री मिल सकेगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने सभी जिलाधिकारियों को उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में मॉनिटरिंग समिति गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। यह समिति नए वायरस के संक्रमण से बचाने पर काम करेगी। वहीं उन्होंने डीआईजी को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराने में सहयोग से संबंधित निर्देश भी दिए हैं। डीजीपी ने सभी जिलों में कार्यरत पुलिसकर्मियों के कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। नई वेरिएंट के सामने आने के बाद कई अस्पतालों की ओपीडी में कोरोना जांच को अनिवार्य किया गया है। सरकार की ओर से कोरोना से बचाव और जोखिम को कम करने के लिए अधिक से अधिक टेस्टिंग, मास्क का प्रयोग, उचित दूरी बनाने के नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश का पालन कराया जा रहा है। वहीं कोरोना के टीकाकरण को 100% करने के लिए घर घर दस्तक जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की ओर से दोनों डोज लगाने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है। इसके लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आप सभी से हमारी अपील है कि कोरोना को हराने के लिए कोविड नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। केंद्र सरकार सभी का मुफ्त टीकाकरण करा रही है। इस टीकाकरण का लाभ लेते हुए आप सभी अपना टीकाकरण अवश्य करवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। डॉक्टर बहुगुणा, जो नया वेरिएंट आया है, हालांकि अभी हिंदुस्तान नहीं आया, कल ही अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नया वेरिएंट जो है वो हिंदुस्तान नहीं अभी है, अभी कहीं नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर बचाव के लिए, रोकने के लिए कई सारे उपाय किए जा रहे हैं। वो उपाय क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, मैं यही बताना चाहती हूँ कि अभी हमारे यहाँ ये वेरिएंट नहीं आया है। इसके लिए हम लोग वैसे पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये आपके इस माध्यम से सभी को बताना चाहती हूँ कि कोरोना कहीं ना कहीं हमारे आसपास है, और इसके लिए हम लोगों को सजग रहना है। और सजग इस तरह से रहना है कि हमें जो है प्रॉपर जो है मास्क का पहनना है, 2 गज की दूरी बनवाए रखें और अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखें। बचाव की जहाँ तक रही और जहाँ तक हम इसके लिए तो हमारे जो इकाइयाँ हैं, स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर और मेडिकल कॉलेज और साथ में हम पीएससी, सीएससी और तक भी हम बात करें तो हमारी सब जगह जो हैं ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार हैं। इसके अलावा हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हमारे जो कि पहले जैसे हम कहें कि कोरोना से पहले हमारे पास सिर्फ एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अपने एक श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में था, लेकिन आज के डे में हमारे जो हैं 62 जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चलने लगे। तो जहाँ तक ऑक्सीजन की पिछली लहर में भी मैं कहूँ कि कमी नहीं थी, लेकिन आज के डे में हमारे हर इकाइयों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एसडीएच, आपके सीएससी, पीएससी सभी जगह उपलब्ध हैं। तो आपका ये कहना है कि राज्य सरकार पूरी तरह से
तैयार है? अगर कोरोना आता भी, कोरोना की तीसरी लहर आती भी है तो राज्य सरकार पूरी तरह तैयारी कर रखी है। जी, हमारी पूरी तैयारी है। जी मैडम, मेरा ये जानना है कि अभी पिछले कुछ दिनों में जो कोरोना संक्रमित हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए आपने जो RT-PCR टेस्ट की व्यवस्था कर रखी है सरकार ने, एयरपोर्ट पे कर रखी है, जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं सब जगह पे उसकी व्यवस्था करें, क्या व्यवस्थाएं वो हैं? व्यवस्था हमारी ऐसी है कि जब तक एयरपोर्ट की जहाँ तक बात है और आपके जो रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, और रैंडम चेकिंग हो रही है उनकी। और साथ में हमारे अभी एक डिसीजन भी ले लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से कि जितने हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, सबके जो हैं एक किनारे से सबके टेस्ट किए जाएंगे दोबारा। जी हाँ, दोबारा टेस्ट किए जाएंगे, जिससे कि हमें ये पता चले कि भाई हमारे यहाँ अभी कोविड के कितने पेशेंट हैं। और रही ये तो कोविड ऐसा है कि सिम्टम्स भी जरूरी नहीं कि सिम्टम्स हों, सिम्टम्स जिनके अभी टेस्ट रिसेंटली हुए हैं किन्हीं के सिम्टम्स नहीं थे, रैंडम चेकअप में जो है वो पॉजिटिव आए हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि चेकिंग वगैरह की बात, लेकिन थोड़ा सा मैं डॉक्टर जोशी के पास चलूँगा, उनसे जानना चाहूँगा, जैसे पिछले बार जब कोरोना का संक्रमण हुआ, फैला था, उसका काफ़ी संख्या में मरीज आ रहे थे, उस वक्त आयुर्वेद की ओर से भी कई सारी दवाएँ उपलब्ध कराई गई थी, कुछ काढ़ा उपलब्ध कराया गया था, कई सारी चीज़ें उपलब्ध कराई थी। डॉक्टर साहब, इस बार क्या तैयारियाँ आपकी ओर से हैं? देखिए, हम जब भी किसी बीमारी की बात करते हैं तो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी बात करते हैं कि जब भी कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, कोरोना और ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शंस बार बार होते रहते हैं, समय समय पे होते रहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि पूरे कोरोना काल में डिफरेंट वेरिएंट्स इसके आ रहे हैं और एक म्यूटेशन हो रहा है, वायरस का म्यूटेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक किसी स्पेसिफिक वेरिएंट के लिए तो हम वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन हर वेरिएंट के लिए यदि हम वैक्सीन बनाने की बात करें तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें अपने शरीर की जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए पूरा आयुष विभाग और आयुर्वेद विश्वविद्यालय अपनी तरफ से कार्य कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और अपने विभिन्न जो कॉलेजेस के माध्यम से, अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से, शिविर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम लोगों से बताना चाहते हैं कि अपने रोगों की जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों के प्रति कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए क्या खान पान होना चाहिए और कैसे हम इनसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, हालांकि मास्क लगाना ज़रूरी है, लेकिन चूंकि हम लोग स्टूडियो के अंदर हैं और हम आपसे आग्रह करें कि मास्क ज़्यादा अच्छी साफ सुनाई पड़ेगा, आवाज़ काफ़ी अच्छी आएगी। आपने जो कहा कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है, मोटे तौर पर बात की जाए अगर आम आदमी की भाषा में, तो ये हमारी शरीर की सेना है। बिल्कुल, जैसे देश की सेना बॉर्डर पर सुरक्षा करती, किसी घुसपैठियों को नहीं आने देती है, किसी दुश्मन को प्रवेश करने से रोकती है, वैसे ही ये इम्यून सिस्टम जो है, मुझे जो समझ बात आती है कि ये बाहर से कोई अगर आपका विषाणु या वायरस कोई अटैक करता है तो वो लड़ती है, तो उसी की मजबूती की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, उसी की बात कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं ओज होता है हमारे शरीर में, और उसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता कही जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आंवले का प्रयोग बहुत किया जाता है। अभी आंवला एकादशी का एक त्यौहार होता है, उसके बाद से ये कहा जाता है कि पूरे सीजन आपको आंवले का प्रयोग करना। और आंवला एक बहुत बड़ा रिसोर्स है विटामिन सी का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आपने और भी देखा होगा कि हमारे खाने पीने का सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है, जिसमें खाने में ये कहा जा सकता है जो सनातनी परंपराएं अपनी खान पान की है, इंडियन सिस्टम जैसे कार्तिक महीने में आंवले का सेवन करें, उसके त्योहार बना दिए गए हैं, इसीलिए तो उसके पीछे मकसद ये है, इसीलिए मकसद था। दूसरा चीज़ है जो हमारे खाने पीने की चीज़ है जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे हल्दी का प्रयोग सामान्य रूप से हमारे किया जाता है। तो हल्दी अपने में एक बहुत अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, हमारा इम्यून प्रोटेक्टिव है और रोगों से लड़ने की ताकत भी देता है। इसको हम एंटी कैंसरस भी मानते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी भी मानते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है तो हम लोग दूध में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, कि कॉमन ट्रेडिशन है। और ट्रेडिशन नहीं है, ये एक मेडिकल अप्रोच है कि भाई हम कैसे सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं बिना किसी नेगेटिव इफेक्ट के। तो ये बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिससे हम लोग ठीक हो सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि विगत 2 साल से हम लोग कोरोना से परेशान है, लेकिन भारत की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रही है अन्य देशों के मुकाबले, जबकि उनका चिकित्सा का सिस्टम हमसे काफ़ी उन्नत है। वैक्सीनेशन की भी बात उनके यहाँ होती है और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन हमारे देश की स्थिति, क्योंकि हमारे सरकार का, केंद्रीय सरकार का, प्रदेश सरकार की जो तैयारियां हैं और उनके द्वारा जो डिसीजन लिए गए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो डिसीजन लिए गए, उन्होंने हमको बचाया। साथ साथ जो क्रेडिट जाता है कि हम लोग कैसे बचे, एक सामान्य आदमी कैसे बच पाया, उसके पीछे हमारी खान पान, हमारा योग, हमारा प्राणायाम, हमारी
जो आयुर्वेद की परंपरा है उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और इसको हमें मुखर होकर स्वीकार करना चाहिए कि भाई हाँ, हम लोग इसलिए बचें कि हमारे पास हमारी संस्कृति थी, हमारा खान पान था और एक नेचुरल बॉन्डिंग थी हमारे परिवार की, जिसमें एक आज हम लोग कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं। एक परिवार की जो एक फीलिंग है, तो एक साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है हमारी, उसने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। मतलब आपका कहना ये जो हमारी प्राचीन भारतीय सनातनी परंपराएं हैं, चाहे खान पान की हों चाहे आचार व्यवहार की हों, उसका बड़ा रोल था। जैसे आपने बताया कि खान पान में हमने इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने को अपने बूस्टअप करने को बढ़ाने के लिए जो खांड हल्दी है, तेजपत्ता है, तुलसी है, तुलसी, इनका सेवन हम लोग परंपरागत तरीके से करते रहते हैं। एक तो यह विषय रहा। दूसरा जो आपने कहा कि सरकार की ओर से भी काफ़ी तैयारियां की गई, तो इस पर बात करते हैं क्योंकि आप महानिदेशक है स्वास्थ्य विभाग की, तो ये सीधे जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों बैठक ली थी और काफ़ी गंभीरता से मुद्दे को उठाया था। राज्य सरकारों को कहा कि भाई आप लोग सतर्क रखिए, और राज्य सरकार ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मीटिंग ली, उन्होंने भी प्लान किया कैसे उसको बचाव करें, कैसे इसको रोका जाए। तो उस बारे में कई सारे फैसले किए गए। आप लोगों ने कई सारे स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से भी फैसले किए गए, जिनमें एक तो ये था कि जो आपने कहा कि रैंडम सैम्पलिंग की जाए। फिर आपने बताया कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो कोरोना योद्धा, उनको पहले टेस्टिंग की जाए। इसके अलावा और कौन से उपाय कर रहे हैं? नहीं, जैसे हमारा एक टारगेट फिक्स कर दिया कि 25,000 टेस्ट हमें करने हैं पर डे। एक तो ये हो गया हमारा, और दूसरा जो है कि रैंडम सैम्पलिंग तो कर ही लिया है। इसके अलावा हम लोगों का ये है कि भाई एक जो मास्क पहनना तो मस्त हो जाए, कि हर कोई जो है मास्क जरूर पहने, और मास्क को भी प्रॉपरली पहने। अभी तो मुझे बात करना है इसलिए मैंने मास्क ऐसे कर लिया, अदरवाइज मास्क पहनने का तरीका ही ये होता है कि अपने नाक को दोनों को कवर करके, जिससे कि हम दूसरों को बचा पाएँ और दूसरों से भी हम बच पाएँ। तो ये हमारा अभी ये डिसीजन लिया गया। डॉक्टर साहब, जो हम लोग का वैक्सीनेशन था प्रदेश में, बात की जाए वैक्सीनेशन की स्थिति बहुत अच्छी है, और अभी तो मुख्यमंत्री ने कहा कि घर घर जाके लोगों को वैक्सीनेशन करें। उस दिशा में किस ढंग से पहल की गई है? जी बिल्कुल, हमारी बहुत अच्छी स्थिति है कि फर्स्ट डोज हमारी 100% हो गई है, और रही सेकेंड डोज की बात है 66.5 आज के दिन में हो गई है। तो अब यही है कि घर घर जाके जो है दस्तक दे के लोगों के घर में जाके यदि छूट रहे हैं उन लोगों को जो वैक्सीनेशन किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जो ये भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, उनमें कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुछ राष्ट्रपति के कार्यक्रम में पुलिस वाले आए तो उनमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो इस ढंग के, या शादी विवाह का मौसम चल रहा है, तो उस पर क्या लगता है आपको, किस तरह संक्रमण को रोकेंगे आप लोग? हम यही, इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि खुद भी हमारी एक एज ए नागरिक होते हुए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोगों को थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाली जगह में कम से कम मूव करा जाए, और यदि बहुत ही मजबूरी है वही जाना है तो प्रॉपरली आप यदि मास्क को ढंग से पहने और 2 गज की दूरी बनाए रखें और अपने सैनिटाइजेशन का यूज़ करें तो काफ़ी हद तक हम लोग बचाव कर देंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर जोशी कि अभी तो शादी विवाह का मौसम चल रहा है, रोज़ शादी विवाह हो रहे हैं, घरों में लोग आना जाना। पिछले त्यौहार भी आए, त्यौहार में खैर असर नहीं, संक्रमण बढ़ नहीं पाया, लेकिन तीज जो त्योहारों का मौसम चला गया, लेकिन अभी जो शादी विवाह का मौसम चल रहा है उनमें जो भारतीय परंपरा है, आयुर्वेद क्या कहता है, कैसे बचाव करें, खान पान में क्या क्या चीज़ें रखें? देखिए, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो हमारे सामाजिक सरोकार होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, एक दूसरे से मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। और लगभग 2 वर्ष हम लोगों को हो गए हैं आपस में मिले हुए, ऐसे हमारे आयोजनों से दूर रहते हुए। मजबूरी में भी हम लोग जाते हैं, हर व्यक्ति समझता है यदि थोड़े से कुछ उपाय जो आयुर्वेद में लिखे गए हैं उनको अपना सके तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम मास्क लगा रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है कि हमें मास्क लगाना है, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, लेकिन कुछ आयुर्वेद में कुछ विशेष चीज़ें बताई हैं कि जब भी हम ये मान के चलते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है, जो वायरस है, या जो वायरस हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से एंटर होता है, नेजल म्यूकोजा से या ओरल म्यूकोजा से एंटर होता है, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की हम बात करते हैं, तो एक छोटा सा उपाय है कि हम जब भी घर से निकलें बाहर तो 2 बूंद सरसों के तेल की, सामान्य रूप से सबके पास शुद्ध सरसों का तेल है, नेजल म्यूकोजा में डाल सकते हैं, स्मेयरिंग कर सकते हैं आप। और विशेष रूप से हम लोग
आयुष विभाग की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से अणु तेल बनाते हैं। और अणु तेल को ये कहते हैं कि जब भी वेन एवर यू आर गोइंग आउटसाइड तो आप 2 बूंद नाक में जरूर डालें, जिससे कि आप नेजल म्यूकोजा की स्मेयरिंग हो। और जो भी चाहे वो एंटीजन के तौर पे आ रहा है, कोई डस्ट पार्टिकल है, चाहे वायरस है, वो सीधे म्यूकस में मेरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो एक बड़ा साइंटिफिक कॉज है कि हम उसको बचा सकते हैं। एक दूसरी चीज़ और है कि आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग बाहर निकलते थे तो लोग मुंह में लौंग रख लेते थे। तो लौंग में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो वॉलेटाइल फ्रेगमेंट होता है, वो हमारी इनर जो म्यूकोजा होती है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है और उसकी एंट्री को भी परमिट नहीं करता। तो एक बड़ा छोटे से उपाय है, साइंटिफिकली इसको वैलिडेट करने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है और इसको हम लोग बहुत समय से करते रहते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है, इसलिए मेरा पूरी जनता से अनुरोध है कि इसको कम से कम इस उपाय को करें। जो भी हम उपाय कर रहे हैं, चाहे वो मास्क का कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो बाद में बीमार होने के बाद करेंगे, वो तो एक चीज़ है, लेकिन प्रोफाइलेक्सिस के लिए बड़े छोटे से उपाय हैं, इनको हम किया जा सकता है। और रोज़ सुबह जब हम उठते हैं तो जिसको हम कहते हैं कि नाक को साफ करना गर्म पानी से या सैलाइन वाटर से, नेजल म्यूकोजा को पूरे अच्छे ढंग से साफ करें, जिसको हम लोग कहते हैं कि आप कुछ प्राणायाम की प्रक्रियाएं, जिसको भस्त्रिका है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम यदि हम करते हैं तो बेटर ऑक्सीजनेशन होता है उस जगह की। हमारी एक तरह से एक एटमॉस्फेयर होता है किसी स्पेसिफिक टिश्यू का, उसको हम सामान्य रूप से ठीक कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। और अपनी नेजल म्यूकोजा की भी अपनी इम्यूनिटी होती है, एक सिस्टम की अपनी इम्यूनिटी होती है, उस इम्यूनिटी को बढ़ाकर हम रोग के पेनिट्रेशन को रोक सकते हैं। और ये छोटे से उपाय हैं, मैं समझता हूँ इसको सरकार की तरफ से भी प्रोपोगेट करना चाहिए। हम भी इस बात को कह रहे हैं कि ये छोटे से उपाय हैं, इसको हमें अपने प्रोटोकॉल में शामिल करना चाहिए और बड़े से मास स्केल पर हम इसको प्रचारित करना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि चूंकि सरकारी कार्यालय पूरी तरह खुल गए हैं, बाजार पूरी तरह खुल गए हैं, जनजीवन सामान्य हो गया, स्कूल खुल गए, शादी विवाह हो रहा है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो जब भी घर से निकले हैं तो ऐसा उपाय करें तो निश्चित रूप से आपको बचा सकते हैं। अच्छा, अगर सरसों का तेल मान ली लोग कहते हैं सरसों का तेल शुद्ध नहीं आ रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं गरी का तेल इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, स्मेयरिंग करनी है। आपके पास देसी गाय का घी हो उसको भी स्मेयरिंग। सिंपल हमारा उद्देश्य यह है कि जो नेजल म्यूकोजा है उसके ऊपर एक स्मेयर की लेयर हो, फैट की लेयर हो, और जब भी जो स्पाइक्स हैं, जैसे हम कहते हैं वायरस तो स्पाइक के माध्यम से ही पेनिट्रेट करता है, और निश्चित रूप से ये इसको साइंटिफिकली वैलिडेट करने की जरूरत है और इसको ये वैलिडेट हो जाएगा बाद में। इस पे लगा है हमारे विश्वविद्यालय में भी काम हो रहा है और जगह पे भी हम लोग इस पे मैं समझता हूँ पूरे देश भर में काम हो रहा है। तो जब तक हम इसको नेगेटिव ना कर सके, भाई ये बिल्कुल फायदा नहीं करता, तब तक हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। और क्योंकि ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो हमको रोगों से बचा सकती हैं। तो आप जैसे सरसों का तेल शुद्ध नहीं मिल रहा तो आप नारियल का तेल ले सकते हैं, शुद्ध घी ले सकते हैं, तिल का तेल यदि आपके पास हो तो वो ले सकते हैं। और अणु तेल के रूप में तो मार्केट में बहुत जल्दी से उपलब्ध होता है, सब जगह आप इजीली किसी भी मेडिकल की दुकान से ले सकते हैं। उसकी 2 बूंदों को आप दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल सकते हैं। और लौंग बड़ा सरल है, हर किसी के घर में किचन में होती है, उसको मुंह में रख के उसको चूस सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उपाय है कि जिससे कि हम रोक सकते हैं इस ढंग के इन्फेक्शंस को। तो ये तो आपने बताया कि जब घर से निकले तो नाक में तेल 2 बूंद डाल लें, जैसे बचपन में डाला जाता था पुराने ज़माने में, और लौंग मुंह में डालकर निकले। लेकिन एक सवाल ये कि आदमी जब बाज़ार से या शहर से या शाम को लौटा, ऑफिस से लौटा घर में, तो एक बीच में ये अवधारणा आई थी कि आप घर लौटे थे, नहा धो लें, अपनी साफ सफाई करें। ठीक बात है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए आप ये देखें कि जब भी हम लोग पहले बचपन में भी आते थे घर से, कहीं स्कूल से आते तो उसके बिना नहाए या बिना कपड़े बाहर उतारे नहीं आते थे, जूता भी बाहर रखते थे और हाथ भी नहीं कहीं छूते थे, किसी चीज़ को नहीं छुआ जाता था। आज हम वो पुरानी अपनी टेक्निक को, अपनी जो परंपराएं थी उन्हीं को दोबारा से एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब भी हम घर में प्रवेश करते हैं तो जैसे हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो जूता नहीं लेके जाते, ऐसे ही घर में, क्योंकि इन्फेक्शन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। तो शरीर यदि हम जूता घर के बाहर उतारेंगे और घर की चप्पल या घर में वैसे ही बिना चप्पल के भी आप रह सकते हैं, तो इन्फेक्शन को आप निश्चित रूप से उसको बाहर एक तरह से छोड़ रहे हैं। ऐसे ही हाथ मिलाने की परंपरा जो है उसकी जगह आप अभिवादन के रूप में हाथों को जोड़ सकते हैं, किसी को छूना नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सहभोजनात् सहसयाश्चनाश्चापि वस्त्र माल्यानुलेपनात्। इन चीज़ों से औपसर्गिक रोग फैलते हैं। औपसर्गिक रोग का मतलब है जो एक तरह से एक दूसरे से होने वाले रोग हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो ये कई चीज़ों से होते हैं। तो एक तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होते हैं, फिर स्पर्श से होते हैं, गात्र के स्पर्श से, मतलब हम छुएंगे किसी बॉडी पार्ट को छुएंगे तो उससे होते हैं। फिर क्या है कि निश्वास से, मीन्स
जो हमारी एक तरह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सांस के माध्यम से बीमारियां होती हैं। फिर जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे वस्त्र है, हम किसी के दूसरे के कपड़े पहनेंगे तो निश्चित रूप से आप उसका इन्फेक्शन आप में आ जाएगा। ऐसे ही उसका साबुन लेंगे, उसके वस्त्र लेंगे, उसके अनुलेपन मीन्स कोई उसका क्रीम पाउडर जो कॉमनली यूज़ हुई है उनका इस्तेमाल करेंगे तो ये बीमारियों को एक दूसरे से फैलाती हैं। तो बहुत पुराना कंसेप्ट है कि औपसर्गिक रोगों का, बहुत पुराना, हजारों साल पुराना कंसेप्ट है। आज हमको उसको बस फॉलो करने की ज़रूरत है और वो सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। जब भी घर में प्रवेश करें तो कम से कम आप पूरा नहीं नहा सकते तो हाथ पैर जरूर धोएं। और ये कहा जाता है कि हेड जो हेयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन को एक्युमुलेट करते हैं, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन उनमें होता है। तो कम से कम आप उसको नहीं कर सकते, गर्म पानी से उसको धो लीजिए, ब्रश कर लीजिए, हेयर ड्रायर से उसको गर्म से उसको कर लीजिए। तो निश्चित रूप से आप लोगों को, हम लोगों को ये प्रयास करने चाहिए कि हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और इन जो हमारी पुरानी परंपराएं उनका पालन करना चाहिए। ये तो आपने बताया आचार व्यवहार आहार इस सब बारे में बताया। एक सवाल और है मेरे जहन में कि वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। बीच में वैक्सीनेशन में कहा जा रहा था कि सब है नहीं, वैक्सीन है नहीं। अभी फ़िलहाल क्या मौजूदा हालात हैं प्रदेश के? वैक्सीन हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा पे और अभी तक आज की डेट की बात करें तो हमारे पास 18 लाख डोज वैक्सीन। तो अभी हमारा जो चल रहा है हम 65.6% हम कर चुके हैं। तो अब हमारे पास बहुत तेज, हाँ नहीं फर्स्ट डोज तो हमारी 100% हो गई है। हम सेकंड डोज पे तो हमें बहुत जल्दी हमें कवर हो जाएगा। हमारे पास मतलब पर्याप्त मात्रा पे वैक्सीन। फिर ये सवाल मेरा ये है कि मान लीजिए जैसे मुझे पहली डोज लग चुकी है, मैं दूसरी डोज लगवाना चाहता हूँ तो क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, कैसे? हम लोग जिसको पहली डोज लगी वो मैसेज चला जाता है। ये प्रक्रिया हमारी है कि उनको मैसेज चला जाता है कि आप सेकंड डोज लगवा लें। तो ये प्रक्रिया बहुत आसान है और यही है कि थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग थोड़ा रिलक्टेंट हो गए। ये हो गया कि बीच में जो हमारा एकदम गैप आ गया तो लोग अभी इसके लिए प्रेरित ही नहीं हो पा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि सब लोगों को ये सोच के चलना और एक दूसरे की मदद करनी है और अपनी मदद करनी है। तो इसमें वैक्सीन जरूर लगाएं, वैक्सीन की सेकंड डोज जरूर पूरी करें जिससे कि हमारा ये कोरोना पूरा हो जाए। तो ये आपका PSC पे उपलब्ध है, हर अस्पताल में उपलब्ध है? हाँ, सब जगह हमारे कैंप्स लग रहे हैं, मेगा कैंप्स लग रहे हैं। इवन घर घर पे जा रहे हैं। अब तो ये भी हो गया है जो छूट रहा है उसको घर जाके वैक्सीन लगे। फ्री ऑफ कास्ट है वो? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। मतलब आपका कहना है कि जिनको पहली डोज लग चुकी है वो दूसरी डोज लगवा लें, फ्री ऑफ कास्ट है, घर घर जाके लगाया जा रहा है। नहीं कर घर पे कोई आ रहा है तो आप खुद जाके लें, क्योंकि स्वास्थ्य तो उसका है। जी। तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जाए अस्पताल में जाके लगवाइए। आपका कहना है कि सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी डेवलप, एक तरह से एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। तो ये है कि यदि ये तो मैं कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना नहीं होगा, कोरोना हो सकता है पर उसकी सीवियरिटी वो कम होती है। मतलब आपको जो परेशानियाँ पिछली लहर पे ऐसी आ गई थी कि लोगों की जानें चली गई थी, वो वाली स्थिति नहीं आएगी। उसमें ये होगा कि किसी को ब्लड प्रेशर है या डायबिटिक है या कोई कैंसर के डिजीज़ है, कुछ इस तरह का है, तो फिर उसको थोड़ा परेशानी आ सकती है। लेकिन जो नॉर्मल हैं और जिनका सेकंड डोज भी लग गई है तो कोरोना बहुत माइल्डर फॉर्म में हो सकता है। आपने एक बात सेकंड डोज की बताई, तो ये भी कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज की बात भी चल रही, कहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहा जा रहा है बूस्टर डोज दिया जाए, उस पर क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, अभी बूस्टर डोज की अभी कोई गाइडलाइन हमारी ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई है। तो बच्चों को लेकर क्या? हाँ, बच्चों के लिए अभी सुनाई पड़ रहा है, लेकिन उसका भी अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हाँ जी विचार चल रहा है, लेकिन उसकी भी कोई गाइडलाइन हमारे पास नहीं। डॉक्टर साहब, आप चूँकि आयुर्वेद से जुड़े हैं, सनातनी परंपराओं पर भरोसा भी करते हैं आयुर्वेद के लोग, ये जैसे मैडम ने कहा भी कि जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक हैं या शुगर है या ओल्ड एज है, उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, पहले तो मैं इससे पहले जो आपने पूछा उससे पहले मैं अभी इसकी कंटिन्यूटी में बताना चाहूँगा। जो छोटे बच्चे हैं हमारे, उनके लिए अभी हमारे पास वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा, एक आयुर्वेद के पास एक बहुत बड़ा उपाय है जिसको हम स्वर्णप्राशन कहते हैं। स्वर्णप्राशन की वो विधि होती है कि उसमें बच्चे को पुष्य नक्षत्र में हर महीने एक डोज दी जाती है, 5 से 10 बूंद उसको दी जाती है, और उसमें गोल्ड की प्रिपरेशन होती है। स्वर्ण भस्म का एक योग होता है जिसको विभिन्न औषधियों के सहयोग से बनाया जाता है, और उसको प्रति ओरल हम लोग उसको देते हैं। और हम लोगों ने देखा ये कई वर्षों से हम लोग अपने तीनों कैंपस में इसका उपयोग कर रहे हैं, और क्योंकि ये इम्यूनिटी के लिए होता है, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए होता है। और ये देखा गया है कि जिन बच्चों को बार बार बुखार होता था, खांसी तक जुकाम की तकलीफ होती थी और सारे पेट की बीमारियां होती थी, जिन बच्चों को निरंतर 3 से 5 बार
हम लोगों ने ये स्वर्ण दिया है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ी है। और मेरा तो ये सरकार से भी निवेदन है, आप लोगों से भी निवेदन है कि जब तक हम बच्चों को ये वैक्सीन नहीं उपलब्ध करा रहे तब तक हम स्वर्ण की विधि का उपयोग कर सकते हैं। और ये स्वर्ण को स्कूलों में बच्चों को, और जितने भी हमारे लगभग कई लाख बच्चे हमारे उत्तराखंड में हैं, उनको स्वर्ण का उपयोग हम करा सकते हैं। और उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 100-150 रुपये से एक का उसका खर्च नहीं है एक डोज का, जो कि मैं समझता हूँ वैक्सीन के खर्च से भी बहुत कम है। जब तक हम वैक्सीनेशन अपने बच्चों को उपलब्ध नहीं करा सकते तब तक आयुर्वेद की स्वर्ण विधि का उपयोग हम अपने पूरे उत्तराखंड के बच्चों को करा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हमारे हेल्थ विभाग के द्वारा हो सकता है और आयुष विभाग के द्वारा मिलकर किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जैसे आपने पूछा कि भाई जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ब्लड प्रेशर, बीच टोकूंगा। जी, आपने स्वर्ण बताया, तो स्वर्ण किस उम्र के बच्चों तक का हो सकता है? देखिए 6 महीने से लेकर और ये 14 वर्ष तक के 16 वर्ष तक के बच्चों को किया जा सकता है। इसका नियम है कि 6 महीने के बच्चे को भी आप स्वर्ण कर सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा कि सोना घिस के शहद में मिला के चटाते हैं। एक ये हमारा एक संस्कार है, बच्चे के पैदा होते ही ये किया जाता है। तो इसी विधि का उपयोग कहा जाता है। और एक विशेष नक्षत्र में एक स्पेसिफिक डे पे, पुष्य नक्षत्र के दिन जिस दिन होता है, और ये कहते हैं कि महीने में एक बार आता है। तो महीने में एक बार यदि हम 3 से 5 महीने लगातार करते हैं तो एक उसको रिपीटेड इम्यूनाइजेशन करते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है। और इससे इसके रिजल्ट से कई हजार केस की स्टडी हमारे विश्वविद्यालय की है, जो हम तीनों सेंटर्स पे अपने विगत 3 वर्षों से कर रहे हैं। तो इसका कोरोना के सापेक्ष नहीं है, लेकिन ये देखा गया कि जिन बच्चों को ये स्वर्ण कराया गया उनको न तो चेस्ट का इन्फेक्शन होता है, कफ एंड कोल्ड की तकलीफें नहीं होती, रिपीटेड फीवर नहीं होता, उनको पेट की तकलीफें नहीं होती, और उनका वेट गेन होता है, और वो सामान्य रूप से स्वस्थ रहते हैं और बच्चों के मुकाबले जिन्हें स्वर्ण नहीं किया जाता। अब इसी में अगला सवाल मेरा ये है, इससे संदर्भित है कि एक आम आदमी है, उस बच्चे का स्वर्ण कराना चाहता है तो कहाँ संपर्क करें? देखिए हमारे तीनों कैंपस, ऋषिकुल, गुरुकुल और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला में ये तीनों सेंटर्स हैं। 2 तो हमारे हरिद्वार में केंद्र है। यदि आप वहां जाते हैं तो हमारे बाल रोग विभाग में आप जाकर वहां स्वर्ण करा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो तीनों केंद्रों पर हमारे स्वर्ण की व्यवस्था है, और हमारे सैकड़ों बच्चे प्रति माह, कई 100 बच्चे हमारे तीनों सेंटर्स पे आते हैं। मैं समझता हूँ कई हजार केस की स्टडी हमारी फ्री है, लगभग फ्री है। और उसका जो मिनिमम खर्चा होता है विश्वविद्यालय वहन करता है। और कहीं यदि कुछ रखा भी गया होगा तो एक नॉमिनल, क्योंकि वो रिपीटेड उसको चलाने के लिए हमें आवश्यक होता है, इसलिए उसको कहीं किया होगा, लेकिन सामान्य रूप से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है विश्वविद्यालय की तरफ से। हम लोग मतलब प्रिकॉशनरी है कि आप इसके साथ साथ आपको ऊर्जा, ताकत आ जाएगी। बिल्कुल निश्चित रूप से ताकत आ जाती है। अब बात की जाए उनकी जो डायबिटिक हैं या शुगर पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर जिनको है, देखिए उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि एक तो अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, सुबह समय से उठें, थोड़ा व्यायाम करें, प्राणायाम करें। और मैंने अभी हमारी चर्चा हो रही थी कि मर्म चिकित्सा जैसी चीज़ है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में या लॉन्ग कोविड केसेस में यदि हम मर्म चिकित्सा के विषय में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं शरीर के, यदि हम उनको दबाते हैं तो बहुत सारा फायदा होता है। चाहे वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, चाहे वो डिस्निया की कंडीशन है, और बहुत सारे जो हमारे ब्रेन के एलिमेंट्स हो रहे हैं। और डिप्रेशन के लिए विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये आश्चर्यजनक रूप से हमारी चीज़ों को ठीक करती हैं। और कई लाख केस हमारे, मैं समझता हूँ उत्तराखंड में हमारे पोस्ट कोविड के केसेस होंगे जिनको हमें पता नहीं चल पाया कि इसको कोविड हुआ है, लेकिन उसमें पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के रूप में है। और हमारे पास सिम्टम्स आते हैं, जी, और उसमें वो हमारे पास आ रहे हैं कि भाई हमें ये तकलीफ है, कोविड के बुखार के बाद से ये तकलीफ है। तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग आयुर्वेद की औषधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ योग और प्राणायाम को उनको निर्देशित कर रहे हैं, और साथ साथ ये मर्म चिकित्सा के ये क्या है, इसमें कैसे करते ट्रीटमेंट? देखिए इसमें जैसे यदि हम ब्लड प्रेशर की बात करें, बहुत सारे केसेस में ब्लड प्रेशर होता है। यदि हम मुट्ठी को बंद करते हैं तो बीच की उंगली जहाँ पे स्पर्श करती है उसको तल हृदय मर्म कहते हैं। यदि हम इस पॉइंट को, इसको हम दूसरी टेक्निक है, यदि हम एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 अंगुल होती है। देखिए यदि आप नापेंगे तो 6 अंगुल, इस क्रीज से लेकर इस क्रीज तक की 6 अंगुल की दूरी होती है। 3 अंगुल पे यदि हम डिवाइड करते हैं तो बीच की उंगली वहीं पे टच होती है। तो एक ये आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक है कि कैसे इसको करना। अब इसको आप कुछ नहीं करना, इसको आप देख सकते हैं। यदि हम इस बिंदु को ऐसे दबाएं छोड़ें और 15-20 बार दिन भर में 2-3 बार करें तो ये ब्लड प्रेशर, ब्रेन और ये हमारी बहुत सारी चीज़ों में, इंसोम्निया की कंडीशन, यहाँ तक कि नींद नहीं आती, बहुत लोगों को भूलने लगते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी है, बहुत सारी चीज़ों में ये फायदा करता है। तो लॉन्ग कोविड और पोस्ट कोविड के केसेस में योग, प्राणायाम, मर्म चिकित्सा और ये आयुर्वेद की औषधियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कि जितने भी केसेस हैं उनको मैं इसमें मास स्केल पे इस पर प्रचार होना चाहिए, और हमारे तीनों सेंटर्स इसके लिए काम करें। इसके अलावा हमारे 16 जो निजी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं उनमें भी हम लोगों ने ये प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल भेजा हुआ है, ये निर्देशित किया है कि वो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के लिए अलग से क्लिनिक रन करें और ये स्वर्ण प्राशन जैसी चिकित्सा विधा को शुरू करें। तो मैं समझता हूँ वहाँ भी वो लोग स्वर्ण प्राशन जैसी चिकित्सा कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ सकती है। ये तो आपने बचाव के उपाय बताए बस बहुत सारे, और आपने बताया कि कैसे रोकने क्या उपाय कर रही है राज्य सरकारी स्तर पर, क्या उपाय किए रहे। डॉक्टर साहब इतनी सारी जानकारी थी, बात तो बहुत करना चाह रहा था मैं, लेकिन समय की मेरी सीमाएँ हैं। आप लोग कार्यक्रम में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।